Hello everyone, this is a Dr. I hope you are doing really well। तो चलिए हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ रहे थे आर्टिकल थर्ड में हम पढ़ रहे थे रेडियस ऑफ कैटाइन पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ एनाइन। ओके, चलिए मैंने क्या बताया था रेडियस ऑफ कैटाइन के लिए। पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस। 5 मिनट्स पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, चलिए मैंने आपको बताया था एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है। एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब बताया था मैंने? द डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब एक एटम को दूसरे एटम से सेपरेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसकी वजह से इस वे में तो हम एटॉमिक रेडियस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सेकंड होता है कि जो एटम होता है उसकी पोजीशन सेम नहीं होती अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। सेकंड इसका ये, इस वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। चलिए जी, फिर मैंने क्या बताया था कैसे एटॉमिक रेडियस निकालेंगे। मैंने बताया था कि दो एटम लेने हैं, दो एटम की हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेनी है और उसका सम कर देना है। ओके जी, तो अगर दोनों की रेडियस, फिर उससे निकाला था बॉन्ड लेंथ। अगर एलिमेंट दिया है आपके पास दो, अगर उनकी EN सेम है, मतलब उनकी EN 0 है। EN मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या बताया था? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको ही हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। अगर दो एलिमेंट की EN सेम है तो उसकी बॉन्ड लेंथ हम क्या करेंगे, दोनों का क्या निकाल दिए, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दोनों की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जो रेडियस दी हुई है, रेडियस में से क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, इससे उसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकल आएगी। क्लियर है? चलिए, अगर EN डिफरेंट है तो RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EM किसने दिया था ये? अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन एंड शोमाकर। उसके बाद रेडियस को मैंने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस होती है बिटवीन न्यूट्रल एटम्स। अभी न्यूट्रल एटम्स क्या होता है? जिन एटम्स के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता उनको बोलते हैं न्यूट्रल एटम्स। एंड आयनिक रेडियस होती है बिटवीन फॉर आयनिक एटम्स, मतलब जिन एटम्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है उनके अंदर कौन सी रेडियस होती है? आयनिक रेडियस। उसके बाद आयनिक रेडियस को मैंने फर्दर डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस। कोवेलेंट मैंने आपको बॉन्ड बताए थे कि बिटवीन, अगर मेटल एटम्स के बीच बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड है तो उसको क्या बोला था? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है तो उसको क्या बोला था? आयनिक बॉन्ड। और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है या फिर डेटिव बॉन्ड होता है वो मेटल एंड नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों के बीच में बनता है। तो इसी व्याप पर हम पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस को पढ़ा था, कोवेलेंट रेडियस नाम से क्लियर है। कोवेलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? क्या बताया था? बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच। तो कोवेलेंट रेडियस कहाँ प्रेजेंट होगी? बिटवीन नॉन मेटल्स एटम्स में। सेकंड थी मेटेलिक रेडियस, जिसको क्या बोला था? क्रिस्टल रेडियस, जो किस में प्रेजेंट थी? बिटवीन मेटेलिक एटम्स में। वेरी गुड। तीसरी रेडियस हमने पढ़ी थी वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस जो होती है सबसे बड़ी रेडियस होती है, जो कहाँ पाई जाती है? नोबल गैसेस में। अब कोवेलेंट रेडियस में मैंने आपको बताया था कि जब दो पार्टिकल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक सेकेंड में बताती हूँ, जब दो पार्टिकल एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं तो वहाँ पर कौन सी रेडियस बनती है? कोवेलेंट रेडियस। जब दो एटम एक दूसरे को सिर्फ टच करेंगे तो वहाँ पर कौन सी रेडियस बनेगी? मेटेलिक रेडियस। एंड जब दो एटम्स बहुत ज़्यादा सेपरेट होंगे कुछ डिस्टेंस पर तो वहाँ पर बनेगा वैन डर वाल रेडियस। क्लियर है? एनी वाज दिस क्लियर? क्लियर है सबको? चलिए, एटॉमिक रेडियस को मैंने बता दिया था, उनको क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड के बेस पर।
कोवेलेंट रेडियस, क्या कोवेलेंट रेडियस की कंडीशन थी? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए एंड होमो एटॉमिक होना चाहिए। सेकंड हमने पढ़ लिया था मेटेलिक रेडियस या फिर क्रिस्टल रेडियस को। थर्ड हमने पढ़ा था वॉन डेर वाल रेडियस को। वॉन डेर वाल रेडियस का एक फॉर्मूला बताया था कि जब कोवेलेंट रेडियस में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर वॉन डेर वाल रेडियस बनती है। क्लियर है? चलिए, मैंने एक पॉइंट बताया था कि हमने पढ़ा था जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता है ना, बढ़ता था ना। लेकिन जब हम पीरियड में जाते थे, पीरियड में जाने पर नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? बढ़ते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। लेकिन पीरियड में जाने पर एटॉमिक रेडियस कम होती है, लेकिन पीरियड में सबसे ज़्यादा जो रेडियस होती है वो होती है नोबल गैसेस की। क्यों होती है बच्चों नोबल गैसेस की? बिकॉज नोबल गैसेस में वॉन डेर वाल रेडियस होने की वजह से उनकी रेडियस एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी पीरियड में रेडियस का ऑर्डर आएगा तो सबसे ज़्यादा हम नोबल गैसेस को देंगे, देन फिर उसके ऑर्डर में हम क्लासीफाई करते जाएंगे। क्लियर है? चलिए, देन हमने पढ़ा था आयनिक रेडियस। मैंने पहले बताया था आयनिक रेडियस किसके के बीच में होती है? बिटवीन आयनिक एटम्स। पहला हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कैटाइन। अब रेडियस ऑफ कैटाइन मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया था। मान लो एक कोई न्यूट्रल एटम है और एक एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो उसकी एक शेल कम हो गई। अगर एक शेल कम हो गई तो इसका मतलब उसका जो एटॉमिक साइज है, जो एटॉमिक हो जाता तो वो न्यूट्रल एटम के लिए होता, उसका जो आयनिक साइज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर से सुनो, मान लो एक एटम है, एक एटम न्यूट्रल है और दूसरा जो एटम है उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन की जब डेफिशिएंसी होती है तो किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है तो वहाँ पर एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया था। तो देखो, एक एटम है न्यूट्रल और एक एटम में से हमने मान लो आउटरमोस्ट शेल में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मान लो एक शेल कम हो गई। तो जो न्यूट्रल एटम है, ऐसे समझो, फिर से बता रही हूँ, ध्यान से समझना। देखो, ये है न्यूक्लियस एंड ये है शेल। इधर 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो इधर भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये न्यूट्रल एटम है और इधर एक इलेक्ट्रॉन हमने माना, कंसीडर करा है। एंड जो दूसरा हमने लिया एलिमेंट या फिर एटम, उसमें इतनी शेल्स हैं, इसकी इक्वली शेल है, लेकिन यहाँ पर मान लो उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, इस वाली शेल में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं इधर जो बनी है, और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमने क्या करा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ये वाली शेल क्या हो गई? कम हो गई। ये वाली शेल है ही नहीं, जबकि ये वाली शेल प्रेजेंट है। तो अब आप मुझे बताओ किसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा? किसका ज़्यादा होगा? न्यूट्रल एटम का, क्योंकि हमने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो नंबर ऑफ शेल में कमी आ गई, जिसकी वजह से आयनिक रेडियस में कमी हो गई। क्लियर है सबको? चलिए, ये हमने उस दिन पढ़ा था। मैंने अगर बताया था कि अगर सेम एलिमेंट है और सेम एलिमेंट में मान लो आपको कैटाइन दिया हुआ है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना ज़्यादा आयनिक रेडियस कम होती है, एंड जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता है उतना ज़्यादा आयनिक रेडियस बढ़ती है। क्लियर है? चलिए, सेकंड है रेडियस ऑफ एनाइन। अब क्वेश्चन आता है कि मैम हमें यही नहीं पता कि एनाइन क्या होता है। देखो बच्चों, मैं बताती हूँ। एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम वो जिस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, एंड एनाइन का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? एफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसको ये बोलते हैं एनाइन। जैसे कि मान लो एक नाइट्रोजन है, ये न्यूट्रल एटम है एंड इसने क्या करा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए।
इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, जिसकी वजह से जब भी इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी तो यहाँ पर चार्ज की फॉर्म में नेगेटिव चार्ज आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हुई है। तो ये है न्यूट्रल एटम और ये क्या है, एनायन एटम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो एक न्यूट्रल एटम है, ध्यान से समझना, ओके। ये है न्यूट्रल एटम, एक है एनाइन। अब न्यूट्रल एटम में 7 नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें? जब कोई चार्ज नहीं होता तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। जैसे कि ये न्यूट्रल एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7। अब क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ओके जी। मतलब उस एटम या फिर उस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उसी को उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं, अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है। अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है, चार्ज स्टेट में, दोनों में एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो कोई चार्जेबल एटम आ गया तो नो डाउट उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। इधर अगर हम देखें तो इधर प्रोटॉन्स का नंबर एंड प्रोटॉन्स का नंबर भी 7 है और एटॉमिक नंबर भी 7 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 7 है। लेकिन जो नाइट्रोजन -3 का मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, ओके जी। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो गई, तो नो डाउट इसका एटॉमिक नंबर अभी भी 7 रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर अभी भी 7 रहेगा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 7 रहेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है 7 तो था, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन करे हैं? 3। तो कितने हो जाएंगे, जल्दी बताओ? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो देखो, एक एटम है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और एक एटम है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ गई है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि एक न्यूट्रल एटम का साइज बड़ा होगा या फिर एक एनायन एटम का साइज बड़ा होगा? वेरी गुड, एक एनायन एटम का साइज बड़ा होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसकी शेल क्या हो गई है, बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसका जो आयनिक साइज है वो बढ़ जाएगा। तो जब भी एटम और कैटायन के बीच में अगर हम आयनिक रेडियस देखते हैं तो ऑलवेज एटम की बड़ी होती है, लेकिन जब हम एटम और एनायन की रेडियस देखते हैं तो एनायन की रेडियस बड़ी होती है, क्योंकि एनायन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है जबकि जो कैटायन था वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता था, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेल में कमी आ जाती थी, तो वो न्यूक्लियस के और पास आ जाएगा, मतलब उसकी रेडियस क्या हो गई है, कम हो गई है। क्लियर है? तो मुझे फिर से बताओ, अगर एक एटम दिया है, एक कैटायन दिया है, तो किसका साइज बड़ा होगा? एटम का। अगर एक एटम दिया है और एक एनायन दिया है तो किसका साइज बड़ा होगा? एनायन का। अब आप लोग पहचान लोगे ना कौन कैटायन है कौन एनायन है? किसी को कोई भी डाउट नहीं? अगर फिर भी कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी एवरी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए करिए, मैं सभी आपका सॉल्व कर दूँगी, ओके। अगर आप कोई PYQ लगा रहे हो, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख दो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको एज पॉसिबल एज दे दूँगी, ओके। चलिए, तो कंक्लूज़न ये निकला कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस बढ़ेगी, एंड जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम आयनिक रेडियस पढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है कि मैम हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं पता। कोई बात नहीं ना, मैं बताती हूँ। देखो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का आइसो मतलब सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। आइसो नाम से क्लियर हो रहा है, आइसो मतलब सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर हो रहा है ना नाम से? तो हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसको हम
ब्रॉडली पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्लियर है? चलिए, आयनिक रेडिएशन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम पढ़ते हैं। मैंने एक और पॉइंट बताया था कि अगर हम चार्ट से नहीं निकाल पा रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, जेड इफेक्ट से। और जेड इफेक्ट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, Z/B। फॉर एग्जांपल अगर फ्लोरीन F- दिया है तो आप देखते ही बता दो कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब एटॉमिक रेडियस नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा होगी अगर सेम एलिमेंट है, सेम पीरियड में आ रहा है और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये उधर लगेगा। अगर मान लो इधर फ्लोरीन दिया होता, ठीक है, इधर F- दिया होता और इधर दिया होता Cl-। अब दोनों में चार्ज सेम है लेकिन Cl- की रेडियस बढ़ जाएगी बिकॉज F को अगर आप देखोगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि आप इसको देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसमें हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कम शेल्स होंगी, नंबर ऑफ शेल्स, लेकिन इसमें नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगी जिसकी वजह से क्लोरीन का साइज ज़्यादा होगा। तो आपको डाउट नहीं होना है, जो मैं चार्ज वाला आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वो सिर्फ 3 जगह लगेगा, मतलब जेड इफेक्ट जो है वो सिर्फ 3 जगह लगेगा। कहाँ? फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम पीरियड एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है? चलिए, आपको दिया है फ्लोरीन एंड फ्लोरीन माइनस, नो डाउट देखते ही बता दोगे सेम एलिमेंट है, अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो एटॉमिक रेडियस बिना सोचे समझे बता दोगे F- की ज़्यादा होगी। तो देखो जेड इफेक्ट से भी निकाल कर देख लेते हैं। जेड क्या है फ्लोरीन का, 9, एंड इलेक्ट्रॉन भी कितने, न्यूट्रल एटम है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 9। अगर हम F- को देखें, F- में जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इलेक्ट्रॉन का एक नंबर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 9 लेकिन इलेक्ट्रॉन 10। तो F से F- जाने पर Z इफेक्ट कम हो रहा है तो रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। बिकॉज मैंने बताया था कि Z इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के लिए। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन तो बताओ कि मैंने सिग्मा का ऑर्डर बताया था, सिग्मा कहाँ बढ़ता था, ग्रुप में बढ़ता था या फिर पीरियड में बढ़ता था, बताना ज़रा जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। ग्रुप में भी बढ़ता था और पीरियड में भी बढ़ता था, वेरी गुड। चलिए, आयनिक रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देख लेते हैं। इधर जाने पर ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो बिना सोचे समझे क्या लगा दोगे, जेड इफेक्ट। चार्ज बढ़ेगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस बढ़ेगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस कम होगी। कब लगेगा, फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम पीरियड एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है? तो यहाँ देखो, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस बढ़ेगी। इन तीनों में बताओ सबसे ज़्यादा किसकी रेडियस ज़्यादा होगी, कार्बन की, बिकॉज इसका चार्ज सबसे ज़्यादा है नेगेटिव में। उसके बाद N-3 की, देन ऑक्सीजन -2 की, देन F- की। अब क्या हो रहा है, प्लस चार्ज बढ़ रहा है। जब प्लस चार्ज बढ़ेगा तो मैंने बताया था आयनिक रेडियस क्या होती है, कम होती है। तो प्लस चार्ज बढ़ रहा है मतलब आयनिक रेडियस कम होगी। सुनो ध्यान से, फंडामेंटल ट्रिक याद कर लो। जेड इफेक्ट या फिर जो चार्ज वाला था कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। तो कहाँ लगेगा बड़े कॉन्सेप्ट, फॉर सेम एलिमेंट, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड थर्ड, जल्दी बताओ, फॉर सेम पीरियड, फॉर सेम एलिमेंट एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जेड इफेक्ट, अगर आपको वैसे ये ट्रिक मैंने बताई थी आपको, अगर आपको बिल्कुल सॉल्व करना है तो फिर आप कैसे करोगे, जेड इफेक्ट से एक एक निकालो, लेकिन आपको अब देखते ही आ जाना चाहिए। -3, -2, -1, +1, +2। अब एक बार इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 18 इलेक्ट्रॉन, 16 सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 18।
मतलब ये क्या है, ये तो क्लियर हो गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अगर अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो आप लोग बता ही दोगे कौन सा इफेक्ट, जेड इफेक्ट। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आयनिक रेडियस बढ़ेगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आयनिक रेडियस कम होगी। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस किसकी ज़्यादा होगी, जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। तो किसका ज़्यादा है, फॉस्फोरस का, उसके बाद सल्फर का, देन क्लोरीन का, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। जब जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तब तब आयनिक रेडियस में कमी होगी। क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। कोई भी डाउट है? रेडियस निकालना आप लोग सीख गए हो ना। अगर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस में कमी होगी, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आयनिक रेडियस बढ़ेगी। तो इसका कंक्लूज़न ये निकलता है कि जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। क्लियर है सबको? तो आज मैंने आपको कराया है रेडियस ऑफ एनाइन, कल कराया था रेडियस ऑफ कैटाइन। कल हम इस रेडियस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे पीरियोडिसिटी निकालेंगे रेडियस की, ग्रुप में, पीरियड में, एक्सेप्शन पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ रेडियस का एक्सेप्शन पाया जाता है। तो कल इस रेडियस को कंप्लीट कर देंगे। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रखते हैं, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर माय लेक्चर में बने रहिएगा। और कल मेरा जो है लेक्चर आपका 5 PM तक डल जाएगा। तो आप लोग एक भी आपको लेक्चर स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।